हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक। सो हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक का एनालिसिस करेंगे आज फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों पैटर्न पे, और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड क्यों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर को देखते हुए। ठीक है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करके देखना। एंड अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनर का पीयर्स का कंपैरिजन है। लोग भले ही आपको, कई लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्फोसिस से कर सकते हैं, हम टीसीएस से कर सकते हैं, विप्रो से कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। मुझको लगता है कि हम उनको उनसे ना कर करके हमको जो मिड कैप की जो कंपनियां आईटी की, इनकी पीयर्स हैप्पीएस्ट माइंड की, हमें उनसे करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो एम्फेसिस का जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 1688 1600 रुपए के आसपास है। एलएनटी का 2600 एंड एवब में, मतलब 2600 रुपए के आसपास का है। फिर ओरेकल का मान लीजिए हम छोड़ देते हैं, टॉप 2 से हम अगर कंपेयर करते हैं तो हैप्पीएस्ट का मार्केट प्राइस 538 रुपीज़ के आसपास में है। 500 रुपए के एक मतलब उस पे है। अभी ये 500 से भी कम था, अभी स्टॉक के अंदर चाल आई है, मोमेंट आया है। यहां पर स्टॉक प्राइस हो गया, ठीक है। यहां पर जो दूसरा पॉइंट है, यहां पर इन दोनों का जो पी है वो कम है, बिकॉज इनकी अर्निंग ज्यादा है और इनकी मार्केट कैप ज्यादा है। दोस्तों, मार्केट कैप ज्यादा है, अर्निंग भी ज्यादा है, और यहां पर इन जो हैप्पीएस्ट माइंड की मार्केट कैप कम है और अर्निंग भी अभी कंपेयर टू एम्फेसिस, कंपेयर टू एलएनटी, कंपेयर टू टीसीएस, कंपेयर टू एलएनटी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, विप्रो, इसकी जो अर्निंग्स हैं वो भी कम है बट स्टेबल है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आरओसी है, आरओई है, जो आरओसी है एम्फेसिस का वो 26 है, यहां पर हैप्पीएस्ट माइंड का 42 है। जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 21 है, 31 है, 42 है, यहां पर 83 है। सो इन दो टॉप जो 2 कंपनी है मिड कैप की, आईटी की, वहां पर हैप्पीएस्ट माइंड गुड है, नॉट बैड, इट्स गुड, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, इन दोनों पैरामीटर पर। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एक पॉइंट और है, यहां पर ईयरली ग्रोथ मैटर करती है आईटी में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखो तो सेल्स एम्फेसिस और जो एलएनटी की और इवन ओरेकल की भी हम देख सकते हैं, ठीक है। टाटा इलेक्सी की चलिए छोड़ देते हैं, इन तीनों की भी अगर हम देख लेते हैं, टाटा इसकी भी देख सकते हैं हम, इन मतलब टॉप 3 की अगर हम देख लेते हैं तो वहां पर जो हैप्पीएस्ट माइंड का सेल्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो सेल्स इंक्रीज हुए हैं 12% के आसपास से हुई हैं, वो हमको इन तीनों में देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इन सारे पॉइंट को अगर हम देखें, ध्यान रखें, बस हाँ एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि यहां पर जो नंबर्स हैं वो नंबर इनके कंपेयर में कम हैं, इन तीनों के। जैसे यह 1200 करोड़ के आसपास 1400 और यहां पे 2400 करोड़ के आसपास के मतलब सेल्स निकल के आई हैं। यहां पर वो सेल्स 192 करोड़ के आसपास आई हैं, लगभग 200 करोड़ के आसपास आई हैं। नो डाउट सेल्स कम है, इसलिए उसका वैल्यूएशन अलग है, इसका वैल्यूएशन अलग है, लेकिन फ्यूचर को देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड नए नए क्लाइंट जोड़ रहा है यूएस के अंदर, डॉलर में इनकी फ्यूचर में अर्निंग होगी, स्टेबल अर्निंग होगी, और मुझको ऐसा लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल पर। मैंने आपको आरओसी आरओई बता दिया, यहां पर शॉर्ट में बता दूं कि कंपनी के पास एसेट पे अभी कुछ खास नहीं है, बिकॉज आईटी कंपनी है, वी नो, आप सब जानते हो, हम सब जानते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू भी लगभग इसकी मार्केट कैप के आसपास की ही है, ठीक है। स्टॉक के पी को मत देखिए, ये नो डाउट ओवर वैल्यूड स्टॉक अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, कंपेयर टू किसी से भी, आप इनके पीयर से भी कंपेयर कर लो, या इसको आप सेक्टर, जो आईटी सेक्टर का पी होता है उससे कंपेयर कर लो, नो डाउट ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहां पर ईपीएस अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज अभी अर्निंग हो तो रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही है। आपको
फ्यूचर देखना होगा। जो भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भी ये सर्किट्स लग रहे हैं 10-5% ऊपर हो रहा है, कोई ना कोई माल को कॉर्नर कर रहा है। थोड़ा बहुत ही क्वांटिटी में कर रहा हूं, नो डाउट, आई नो दैट बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन कोई ना कोई माल को कॉर्नर कर रहा है, तो वो अभी के लिए नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर को देखते हुए कर रहा है। यहां पर मैं आपको बुक वैल्यू बता दूं तो बुक वैल्यू भी इसकी कम है। सो आईटी के अंदर किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनके पास एसेट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, एसेट कम होते हैं। यहां पर जो मेन पॉइंट है, जो मैंने रूट मोबाइल में आपको बताया था, आपको ध्यान होगा 1000 रुपए के आसपास मैंने आपसे डिस्कस किया था, 1700-1800 रुपए पहुंच गया। जिन लोगों ने भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा अच्छे खासे रिटर्न कमाए होंगे। वही सेम पॉइंट बताऊंगा। यहां पे सेल्स को छोड़ दीजिए, इनके पास जो एसेट है ये उससे 36% कमा लेते हैं ईयरली बेसिस पर, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। कंपनी डिविडेंड अभी नहीं देती है, देना भी नहीं चाहिए, इनको अभी एक्सपेंशन पे ही फोकस करना चाहिए, और जिस पर ये कर रहे हैं। यहां पर जो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 24 के आसपास का है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो इनका कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर डेट अगर इनका, मैं यहां पर, आप लोग कंफ्यूज ना होना, यहां पर डेट अगर इनके पास सपोज दैट 80 करोड़ का है, जो इनकी लाइबिलिटीज हैं वो सपोज दैट 10 करोड़ की हैं, तो इनके पास 112 करोड़ के आसपास का करंट में इनके पास कैश पड़ा हुआ है, फ्री कैश पड़ा हुआ है। और यहां पर हम आपको दिखा दे, आरओसी जो इस कंपनी का है वो 42 के आसपास है। मैंने आपको पीयर से भी कंपेयर करके बता दिया। जो आरओई है 83 के पास है, वो भी मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया। तो फंडामेंटली साउंड्स गुड, माइंड हैप्पीएस्ट माइंड, किसी भी तरीके से एक बुरी कंपनी आपको नहीं लग रही है, और आपको जरूर से फ्यूचर को देखते हुए यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए। यहां पर सेल्स एवरी क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अभी ये कंपनी लिस्टेड हुई है। सो लिस्टिंग से पहले क्या था हम नहीं कर सकते, लेकिन लिस्टिंग के बाद लगातार ग्रोथ यहां पर दिख रही है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा है, सारे क्वार्टर आपके सामने हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कंपेयर टू जून का क्वार्टर अगर छोड़ दिया जाए तो फिर भी दिसंबर में सबसे ज्यादा है। हालांकि लेकिन यहां पर जो जून के क्वार्टर में कंपनी के अंदर एक चाल आई थी, उसके बाद जो सितंबर में कमी आई, उसके बाद जो अभी फिर दिसंबर में एक ठीक ठाक सब आया है, ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। सो ये सब पैरामीटर ठीक ठाक मुझको लग रहे हैं। फ्यूचर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हैप्पीएस्ट माइंड में आपको जरूर सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। एक ब्रोकरेज कंपनी है नमोरा, उसने अभी बाइंग कॉल दी थी हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। उसने एक टारगेट दिया था, जो टारगेट उसकी बाइंग कॉल देने वाले दिन ही अचीव हो गया। सिंगल डे के अंदर 20% का अपर सर्किट लगा, एंड देन वो टारगेट जो है अचीव हो गया। मैं आपसे जिन लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, ये उस ब्रोकरेज फर्म के टारगेट से भी एबव में स्टॉक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो प्लीज मेरी बात को सीरियसली लेना, यहां पर समझने की कोशिश करना। 53 के आसपास में कंपनी के प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग है, ठीक है। 7% से एबव की होल्डिंग यहां पर एफआईआई रखते हैं। 6% की होल्डिंग यहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन रखता है, और 32% के आसपास में यहां पर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई खास बुरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझको ऐसा लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड जो है अभी अंडर वैल्यूड है, वैल्यूएशन इसके बाहर आएंगे, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आप भी जानते हो कि स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर के लेवल पे है, फिर भी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इसके अंदर इन्वेस्टेड है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने पैसा ऊपर के लेवल पर फंसाने के लिए लिया है। वो भी फ्यूचर को देख करके इस कंपनी में कुछ ना कुछ उनका व्यू जरूर है, ठीक है। और मुझको भी पर्सनली लगता है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। जैसे जैसे ये प्रॉफिट्स इनके बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं, वैसे वैसे ही ईपीएस बढ़ेगा दोस्तों। और जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर रिजल्ट्स ये अच्छे अनाउंस करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, नए क्लाइंट्स को जोड़ेंगे, डॉलर में इनकी अर्निंग्स होंगी, फ्यूचर में आईटी सेक्टर की वैसे भी ग्रोथ है। तो जैसे जैसे ये ईपीएस बढ़ेगा वैसे वैसे इनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप से अगर हम उसको शेयर मार्केट कैप टू मतलब अगर हम प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो इनका जो पी है वो कम होगा। जब पी कम होगा तो वैल्यूएशन और सस्ते होंगे और अट्रैक्टिव स्टॉक लगेगा। सो आपको जरूर से शेयर के अंदर एक व्यू लेकर के चलना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, नमोरा ने बाइंग की कॉल दी थी
इस लेवल के आसपास में, जब ये अपने रेजिस्टेंस के पास था। देखो मैं आपसे बता दूं, पता नहीं आपको मेरी बात पे बिलीव पड़े ना पड़े, आई डोंट नो, बट सब कुछ डिपेंड करता है शेयर के प्राइस पे। ये चीज आप ध्यान रखना। नमोरा ने जब बाइंग कॉल दी थी, इस एरो को आप बिल्कुल ध्यान रखना, इस लेवल के ऊपर ये प्राइस जा रहा था, ठीक है। एक बड़ा वॉल्यूम यहां पर उनको दिखाई पड़ा, उनके भी अपने एल्गोरिदम सिस्टम ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक बाइंग कॉल दी। मैं आपसे बात कर रहा हूं इन लेवल्स के आसपास में। हाँ, मेरे पास भी मेरा अपना व्यू है, लेकिन जो मेरा यहां पर, अगर मैं इसके अंदर आपको बाइंग कॉल दे रहा हूं या कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, सो मैं बाइंग कॉल यहां पर यह सोच करके नहीं दे रहा हूं कि आपको कल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना है। यहां पर इसलिए मैं दे रहा हूं कि फ्यूचर में अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो आपको निकलना कहां पर है। अगर यह स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर जाता है, रिटर्न होता है नीचे के साइड में, मुझको ऐसा लगता है कि जो ये लेवल्स हैं जहां पर कि मैं बात कर रहा हूं, यही लेवल आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। ध्यान रखना, दैट इज कॉल 390, 390 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आपके माइंड में जरूर ये कंसर्न आ रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। सो प्लीज मेरी बात को ध्यान रखना। मेरी सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैंने स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करी है। यहां पर नो डाउट मार्केट बुल फेज में है, मैं स्टॉक की एनालिसिस करता हूं, शेयर बढ़ जाता है, कोई लोग कमाते होंगे, जो लोग लगाते होंगे वो कमा लेते होंगे, लेकिन जो मैं स्टॉप लॉस का लेवल देता हूं, वो मैं वो लेवल नहीं देता हूं जो आसानी से ब्रेक हो, वो मैं वो लेवल देता हूं जो आसानी से ब्रेक ना हो। ऐसे लेवल नहीं दूंगा जो आसानी से ब्रेक हो जाए, ठीक है, वही लेवल दूंगा जो आसानी से ब्रेक ना हो, ठीक है। सो मुझको ऐसा पर्सनली लगता है कि 390 टू 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा हैप्पीएस्ट माइंड नीचे के साइड में, और अगर ऊपर के साइड आप देखो तो 538 पे खड़ा है। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये 540 के ऊपर मंडे को क्लोजिंग देता है, देन आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हो, लेकिन तब आपका स्टॉप लॉस 390 नहीं 540 ही होगा। प्लीज एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं, अगर मंडे के दिन हैप्पीएस्ट माइंड 540 538 पे चल रहा है, प्लीज बहुत ध्यान से समझना, 538 पे अभी चल रहा है, अगर मंडे को ये 540 के ऊपर क्लोजिंग देता है सो आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हो, लेकिन यहां पर आपका स्टॉप लॉस 540 ही होगा, 390 नहीं होगा। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बने रह सकते हैं इसके अंदर, और अगर 540 ब्रेक होता है, ऊपर के साइड में क्लोजिंग देता है, तो 540 का स्टॉप लॉस लेकर के वो ऊपर के साइड काम कर सकते हैं। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूअसली स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है, तो लिटिल बिट करेक्शन यहां पर जरूर होगी, ये आप ध्यान रखना। अगर करेक्शन होगी, पैनिक मत करना, 390 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब भी ये 540 का ब्रेक करेगा, 540 का एक सपोर्ट लेगा, वो सॉरी 540 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सो 540 एक सपोर्ट बनेगा। 540 का सपोर्ट को आप अपना स्टॉप लॉस मान करके इस स्टॉक के अंदर लंबा व्यू लेकर के इन्वेस्टमेंट करना। यहां पर इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, कल बढ़ गया तो ये मत बोलना कि कल बढ़ गया, आप कोई और शेयर आप बता दो या इस पर एनालिसिस कर दो, उस पर कर दो, मैं सब पर कर दूंगा, लेकिन इंट्राडे की तरीके मेरी वीडियोस को आप मत दिया करिए। मैं यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूं, चाहे वो 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, या 3 महीने में आ जाए आपके प्रॉफिट्स, ठीक है, इसलिए मैं बताता हूं, ठीक है। अगर इंट्राडे बताता हूं, मैंने एचपीसीएल इंट्राडे बताया था, जिस दिन मैंने बताया था 7-8%, वो अगले दिन बढ़ा था। वीडियो पड़ी है, नेक्स्ट डे आप जाके चार्ट के ऊपर या एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाकर के शेयर का ट्रेंड देख सकते हो, वो मैंने इंट्राडे के लिए बताया था। लेकिन ये मैं प्रॉपर जो एनालिसिस कर रहा हूं हैप्पीएस्ट माइंड की, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं, तो बस ध्यान रखना, ऊपर के लेवल पर यहां पर आपको मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, तो जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ 540 के ब्रेक नहीं होते हैं, 540 के ऊपर ये डिसाइसिवली एक बड़ी क्लोजिंग नहीं देता बड़ी कैंडल के साथ में, तब तक आप मत करना। हो सकता है कि मे बी इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले, एंड अगर 540 ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो 540 का स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हो। देखो ग्रोथ को देखो, यहां पे शॉर्ट टर्म का टारगेट मत देखो, हो सकता है ये, अब अगर मैं टारगेट का बोलूं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से 700 से ऊपर के टारगेट मुझको दिखाई पड़ते हैं यहां पर,
700 रुपए से ऊपर के टारगेट। लेकिन चूंकि अभी जो शेयर है वो 538 पे है, नीचे में 390 का स्टॉप लॉस बता रहा हूं, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बराबर आ रहा है, 50-50 आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको 540 के ऊपर बाइंग करनी है एंड देन 700 के लिए आपको वेट करना है। अगर अभी कोई बाइंग करके बैठा है मेरा कोई दोस्त इसके अंदर, सो वो ध्यान रखे कि अगर नीचे की तरफ 390 ब्रेक होता है तो बाहर निकल जाना, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। अगर इसको ऊपर जाना है तो नीचे ब्रेक नहीं होगा, और मुझको ऐसा लगता है कि इसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी सस्ते हैं, फ्यूचर में वैल्यूएशन और महंगे होंगे, इनकी अर्निंग्स आएंगी, टोटल यूएस से जो इनकी बड़ी मतलब बड़े लेवल में क्लाइंट आएंगे, अर्निंग होगी कंपनी और एक्सपेंशन करेगी, एंड देन शेयर का वैल्यूएशन बढ़ेगा। सो नो डाउट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सस्ता वैल्यूएशन है, आपको जरूर बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, बट स्टॉप लॉस को मत, डोंट फॉरगेट दैट। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और कोई डाउट हो हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।